हेलो, नमस्कार साथियों। मैं साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अदालत पाठशाला में। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छी तरीके। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी कि संवैधानिक विधि प्रथम के जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति और उसकी विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल यह क्वेश्चन रिपीट होता है और परीक्षार्थियों को इसी में समस्या होती है कि भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक। तो आज हम लोग एक आसान भाषा में समझेंगे कि ये भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वह संघात्मक है या एकात्मक। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान प्रकृति क्या है। ठीक है, भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की प्रकृति के संदर्भ में यह कहा जाता है कि यह संघात्मक भी है और एकात्मक भी। लेकिन यह अपवाद है। भारतीय संविधान जो है न तो संघात्मक है पूर्ण रूप से और न तो एकात्मक है। वह आवश्यकता के अनुरूप अपने अपने में बदलाव करता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे संघात्मक और एकात्मक दो शब्द जो आए हैं का अर्थ क्या होता है। संघात्मक और एकात्मक, सबसे पहले देखेंगे एकात्मक क्या है और दूसरा संघात्मक। तो एकात्मक संविधान वह होता है जहां पर संपूर्ण शक्ति केंद्र के पास होती है और संघात्मक संविधान वह होता है जहां पर सारी शक्तियां केंद्र और राज्य दोनों के बीच आपस में विभाजित होती हैं। तो एकात्मक शासन क्या हो गया, जहां पर शक्ति जो होती है वह सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास होती है। किसके पास? सेंट्रल के पास। ठीक है, और ये जो संघात्मक हो गया उसमें शक्ति केंद्र और राज्य दोनों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इस जो शक्तियों का विभाजन व निर्धारण कौन करता है? हमारा संविधान, जो कि सर्वोच्च विधि होती है। ठीक है, इसी संविधान के निर्धारण के कारण ही केंद्र के पास अपनी अलग शक्ति और राज्य के पास अपनी अलग शक्ति संघात्मक शासन में होती है। तो हम लोग देखते हैं संघात्मक शासन के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। ठीक है, संघात्मक शासन के प्रमुख लक्षण जो हैं वो कौन कौन से हैं। हेडिंग रहेगी संघात्मक शासन के या संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण। संघात्मक ठीक है, भी मैंने बताया कि संघात्मक शासन वह होता है जहां पर केंद्र के पास अपनी अलग शक्ति होती और राज्य के पास अपनी अलग शक्ति होती। इसका निर्धारण कौन करता है? संविधान करता है। तो सबसे पहला इसका जो लक्षण होगा वह होगा लिखित संविधान। संघात्मक संविधान में प्रमुख लक्षण हो गया वह लिखित
व कठोर संविधान। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो संघात्मक शासन है वह लिखित संविधान इसका प्रमुख लक्षण हो गया और वह कठोर होता है। इसका मतलब यह है कि संविधान जो लिखित रूप से हमारे पास, यह लिखित है और वह कठोर है। मतलब कि जिस प्रकार से हम किसी चीज को जो हमारे पास हस्तलिखित ना हो, उसको हम आसानी से बदल सकते हैं। यदि हमारे पास कोई चीज लिखित रूप से है तो उसमें परिवर्तन करने के लिए समय लगता है, वह एक कठोर प्रक्रिया होती है। ठीक इसी प्रकार संघात्मक शासन में होता है कि उसमें लिखित व कठोर संविधान होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करने के लिए संशोधन की प्रक्रिया का गठन करना आवश्यक होता है। तो लिखित का मतलब यही हुआ कि जो संविधान होता है वह लिखित रूप से है संघात्मक शासन प्रणाली में। संविधान के लिखित होने से केंद्र और राज्य सरकार जो होती है अपने अपने अधिकारों को उनको पता होता है कि हमारे अधिकार, हमारी शक्तियां, हमारे जो क्षेत्र हैं वह किस हद तक, इसके आगे बढ़ने पे हम संविधान का उल्लंघन कर सकते। तो लिखित संविधान का यही मतलब हुआ कि केंद्र और राज्य सरकार जो दोनों हो गई सरकारें के शक्तियां, उनके अधिकार, उनके कार्यों का निर्धारण संविधान करता है। कठोर होता है। कठोर क्यों होता है? क्योंकि उनमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा हो गया लिखित संविधान के बाद शक्तियों का विभाजन। ठीक है। अब शक्तियों का विभाजन से आशय क्या है? इससे आशय ये है कि संघात्मक शासन में जो शक्तियां होती हैं केंद्र के पास अलग होती हैं और राज्य के पास अपनी अलग शक्ति होती है। तो इसका मतलब यही है कि जो शक्तियों का बंटवारा है संविधान ने केंद्र सरकार को अलग किया है और राज्य की सरकार का शक्ति है उसको अलग किया है। उसको अलग क्यों किया है? क्योंकि एक दूसरे जो सरकारें हैं राज्य और केंद्र की, वो एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। इसीलिए हमारे संघात्मक संविधान ने शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन किया है ताकि जो केंद्र और राज्य की सरकारें हैं वो आपस में मतभेद ना करें। तीसरा हो गया संविधान की सर्वोपरिता। क्या है? संविधान की सर्वोपरिता। सर्वोपरिता से आशय क्या हुआ? सर्वोच्च। तब भारतीय संविधान है वह सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोपरिता को बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के शक्तियों का विभाजन किया गया। किसने किया है? संविधान ने सर्वोपरिता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को अलग कार्य क्षेत्र अधिकार दिए हैं और राज्य की सरकार को अलग कार्य क्षेत्र व अधिकार दिए हैं। इसलिए दिए हैं क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। ठीक है। तो पहला हो गया लिखित व कठोर संविधान, दूसरा हो गया शक्तियों का विभाजन और तीसरा हो गया संविधान की सर्वोपरिता। संघीय संविधान में जो संघात्मक संविधान में संविधान ही जो किसी भी देश में संविधान ही सर्वोच्च होता है। ठीक है। संविधान होता है वही सर्वोच्च विधि होती है, सर्वोच्च कानून। तो और चौथा पॉइंट इसका क्या हो गया? न्यायपालिका का अधिकार। न्यायपालिका को अधिकार दिया गया। न्यायपालिका का
प्राधिकार। ठीक है। अब न्यायपालिका का प्राधिकार का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले न्याय का मतलब ये हुआ कि यदि केंद्र और राज्य के बीच आपसी बात को लेकर या किसी बातों को लेकर आपसी मतभेद होता है तो वह किसके पास जाएगी? न्यायपालिका के पास। ठीक है। तो यही है न्यायपालिका का प्राधिकार का मतलब यही हुआ कि यदि केंद्र और राज्य के बीच आपसी मतभेद होते हैं तो वो न्यायपालिका के पास जाएंगे और न्यायपालिका को भारतीय संविधान के द्वारा यह शक्ति प्राप्त है कि वह अंतिम निर्णय इसका सर्वमान्य होता है। इसका न्यायपालिका का जो निर्णय होता है वही सर्वमान्य होता है, सर्वोपरि होता है। इसीलिए जो न्यायपालिका को केंद्र और राज्य के संबंध में अंतिम निर्णय देने का मत, अंतिम जो मत होगा उसी को प्राप्त किया गया है। चौथा पॉइंट है, पांचवा, संविधान की अपरिवर्तनशीलता। क्या है? संविधान की अपरिवर्तनशीलता। इससे मतलब क्या हो गया? परिवर्तन का मतलब हुआ जिसे बदल दिया जा सके और अपरिवर्तन का मतलब हुआ जिसे ना बदला। लेकिन जो भारतीय संविधान है वह लिखित और कठोर संविधान है। इसे बदला जा सकता है लेकिन इसके लिए संशोधन की प्रक्रिया का गठन किया गया है। संविधान की अपरिवर्तनशीलता। अब संविधान को अगर छोटे छोटे बातों के लिए अगर हम परिवर्तित करते रहेंगे तो हमारे इस संविधान जो सर्वोच्च विधि है उसका क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए संविधान की अपरिवर्तनशीलता से आशय यही है कि संविधान को किसी भी प्रकार के उसमें संशोधन के लिए एक प्रक्रिया का गठन किया गया है। इसे आसानी से नहीं बदला जा सकता है। एक सहमति होती है सबकी, उस सहमति के बाद ही संविधान में संशोधन किया जाता है। छठवां पॉइंट है द्विसदनात्मक द्विसदनात्मक शासन। अब दो सदनात्मक शासन का मतलब हुआ कि इस संघात्मक शासन में दो सदन होते हैं। कौन कौन से? एक निम्न सदन, यानी कि जो प्रथम हुआ उसे निम्न सदन कहा गया, और दूसरा जो द्वितीय हुआ उसे उच्च सदन कहा गया। द्विसदनात्मक शासन प्रणाली जो होती है यही होती है कि उसमें जो निम्न सदन होता है वह जनता का सदन होता है। यानी निम्न सदन से लोकसभा भी कह सकते हैं। निम्न सदन यही होता है जो जनता जो जनता का होता है, और उच्च सदन जो होता है वह क्या होता है? राज्यसभा। ठीक है। तो हम जो होते हैं हम किस में हैं? जनता निम्न सदन में होते हैं। हम जो लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा, प्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा हम लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, और ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष हो गया निर्वाचन, जब जनता ने लोकसभा के सदस्यों को चुना तो वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। और जो ये उच्च सदन में जो सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे वो क्या हो गए? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी वो जनता के द्वारा ना चुने जाकर वह जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। कौन? राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट है दोहरी
नागरिक। इस दोहरी नागरिकता से आशय क्या होगा कि केंद्र के लिए हमें अलग नागरिकता लेनी पड़े और राज्य के लिए अलग नागरिकता लेनी पड़े। लेकिन जो भारत है, इस दोहरी नागरिकता का अपवाद है। यह अमेरिका के संविधान में देखा गया है, जहाँ पे दोहरी नागरिकता प्रणाली लागू होती है। लेकिन ये भारत जो है, इसका अपवाद है। भारत अपवाद है, दोहरी नागरिकता प्रणाली का अपवाद है, जबकि अमेरिका में ये प्रणाली लागू है। कौन सी? दोहरी नागरिकता प्रणाली, जहाँ पे लोगों को जिस देश के वो हैं उनसे अलग नागरिकता लेनी होगी और वो जिस राज्य में निवास कर रहे हैं उसकी अलग नागरिकता लेनी होगी। तो दोहरी नागरिकता का मतलब यही हुआ कि राज्य के द्वारा अलग नागरिकता और केंद्र के द्वारा अलग नागरिकता। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? लिखित व कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोपरिता, न्यायपालिका का प्राधिकार, संविधान की अपरिवर्तनशीलता, द्विसदनात्मक शासन यानी निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन का मतलब हुआ जनता का सदन यानी लोकसभा, और उच्च सदन का मतलब हुआ राज्यसभा, जो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और सातवां हुआ दोहरी नागरिकता, यानी क्या? भारत इसका अपवाद है और अमेरिका में यह शासन प्रणाली, दोहरी नागरिकता प्रणाली लागू। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या एकात्मक शासन क्या होता है। अब देखेंगे एकात्मक शासन। ठीक है, तो एकात्मक शासन का मतलब यह हुआ जहां पर समस्त शक्तियां केंद्र के पास निहित होती। इसके पास समस्त शक्तियां केंद्र में निहित होती, लेकिन केंद्र जो भी कार्य करेगा संविधान को देखते हुए करेगा। ये नहीं कि वो संविधान इसे सारी शक्तियां दे दी गई और यह संविधान का उल्लंघन करे, तो यह गलत होगा। एकात्मक शासन का मतलब ये हुआ कि वह संविधान को ध्यान में रखते हुए केंद्र जो होगा वो अपने सारे राज्यों को अपने अनुरूप चलाएगा, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनका बिल पास करेगा। वही हुआ एकात्मक शासन। ठीक है, जहाँ पर केंद्र सर्वे सर्वा होता है। तो एकात्मक शासन में जो उसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से होंगे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उससे पहले देखते हैं, एक विद्वान थे डाइसी। कौन था? डाइसी। डाइसी ने क्या बताया था? विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में इस एकात्मक शासन प्रणाली की परिभाषा को व्यक्त किया है। एक विद्वान डाइसी हुए जिन्होंने एक बताया कि एकात्मक शासन जो होता है एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा संपूर्ण सत्ता का प्रयोग करना। ठीक है, एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा संपूर्ण सत्ता का प्रयोग करना ही एकात्मक शासन कहलाता है। मैंने यही बताया कि यदि केंद्र की शक्ति के पास सारी शक्तियां ग्रहित कर दी जाए, वही होगा एकात्मक शासन। मतलब केंद्र अपने अनुरूप सारे राज्यों को चलाएगा, कि केंद्रीय शक्ति के द्वारा संपूर्ण सत्ता का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं एकात्मक शासन के जो प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं
को समझते हैं। एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण क्या हो गए? प्रशासन में एकता। पहला हो गया प्रशासन में एकता होती। क्या हो गया? पहला इसका लक्षण हो गया प्रशासन में एकता। प्रशासन में एकता का मतलब यही हुआ कि एकात्मक शासन के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में एक प्रकार के कानून होते हैं। मतलब कि एकात्मक शासन का मतलब यही हुआ कि संपूर्ण राज्यों में एक ही प्रकार के कानून लागू होंगे जो केंद्र के द्वारा बनाया गया होगा। मतलब जो कानून होगा वो संविधान के द्वारा होगा, लेकिन उसे लागू कौन करवाएगा? केंद्र की सरकार लागू करवाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि एकात्मक शासन के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में एक प्रकार के कानून होते हैं और इन सभी कानूनों को केंद्रीय शासन के निर्देशन के बाद ही राज्य सरकार इसको लागू करती है। मतलब केंद्र सरकार जब राज्य सरकार पर दबाव बनाती है या उससे बोलती है कि आप इस कानून को, इस चीज को फॉलो करिए, तभी वह राज्य सरकार फॉलो करती है। ठीक है, तो प्रशासन में एकता होती है। अगर ये राज्य जो के केंद्र की बात नहीं मानेंगे, किसकी? केंद्र की बात नहीं मानेंगे, तो सर्वे सर्वा कौन है? केंद्र है। तो केंद्र क्या इनके बिल को पास करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए इनमें और इनमें जो केंद्र और जो ढेर सारे राज्य होंगे उनके बीच एकता होना बहुत आवश्यक है। अगर उनमें एकता नहीं होगी तो किसी भी प्रकार का कोई काम केंद्र सरकार नहीं करेगी। ठीक है, तो हो गया प्रशासन में एकता। दूसरा हो गया संकट काल के लिए, संकट काल के लिए उपयुक्त युद्ध किए जा सकते हैं। अब समझो संकट काल में क्या होता है। एकात्मक शासन में संकट काल जब आता है तो इसके पास कौन कौन सी शक्तियां आ जाती हैं संकट काल में? ठीक है, संकट काल जैसे कि भारत है, अलग अलग राज्यों के केंद्र सरकार ने सबको अपना अपना मुख्यमंत्री बना दिया है, अपना अपना प्रतिनिधि जो चुन लिए जनता ने। लेकिन जो सर्वे सर्वा कौन होगा? केंद्र होगा। जब किसी भी प्रकार का कोई आपातकाल होता है या संकट काल होता है तो उसमें केंद्र के पास यह पूर्णतः अधिकार आ जाता है कि वह राज्य की सरकार को भंग कर दे या राज्य की सरकार को स्थगित करके पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ले संकट काल के समय। मतलब उसके अनुसार ही उस राज्य की कमान संभाली जाएगी। इसके केंद्र सरकार के द्वारा जब संकट काल आएगा तो किसी भी राज्य पर वो उसकी सरकार को स्थगित कर सकता है कुछ दिनों के लिए और अपने हाथों में सारी शक्तियों को ले सकता है। ठीक है, तीसरा हो गया राष्ट्र की एकता या राष्ट्रीय एकता। ठीक है, राष्ट्रीय एकता का मतलब क्या हुआ कि जो एकात्मक शासन होगा वहां पर सर्वे सर्वा कौन होगा? केंद्र होगा। राष्ट्रीय एकता मतलब राज्य और केंद्र के बीच एकता बनी रहनी चाहिए, तभी सारे काम अच्छे से उस देश का निर्वहन होगा, अच्छे से वह देश आगे बढ़ेगा। यदि राज्य और केंद्रों में आपस में अच्छा संबंध नहीं है, में एकता नहीं है, तो उस राज्य की प्रगति, उस देश की प्रगति नहीं हो सकती। यह कहते हैं ना कि आदमी से एक छोटे छोटे जब एक परिवार होता है तो परिवार से ही एक समाज का निर्माण होता है, समाज से ही एक जिला हुआ,
जिला के बाद वह राज्य हुआ। इसी तरह इसमें कहा गया है कि यदि राज्य सहमति नहीं देगा या राज्य कोऑपरेट नहीं करेगा तो उनमें एकता नहीं होगी और किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो पाएगा। तो राष्ट्रीय एकता का मतलब यही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली में एकहरी नागरिकता होती है। ठीक है, एकहरी नागरिकता का मतलब यही हुआ कि केंद्र सरकार के द्वारा ही हमें नागरिकता लेनी होगी और इसके अलावा किसी राज्य सरकार से कोई नागरिकता नहीं लेनी होगी। इसका मतलब यही हुआ। जैसे संघात्मक शासन में ये था कि संघात्मक शासन जो भारत है उसका अपवाद है। अमेरिका में जो है वहां पे आपको केंद्र के द्वारा अलग नागरिकता और राज्य के द्वारा अलग, लेकिन ये एकात्मक शासन में जो इसका लक्षण है वो है, क्या कहता है, एकहरी नागरिकता। मतलब कि केंद्र की जो सरकार होगी वही सभी नागरिकों को नागरिकता प्रदान करेगी। इसके अलावा कोई भी सरकार, राज्य की सरकार हो, वह नागरिकता नहीं प्रदान उसको करने की अनुमति है। पांचवा है कि मितव्ययता। मितव्ययता, ठीक है, ठीक है। मितव्यता, इसमें विविध स्थानों पर, मितव्यता का मतलब हुआ विविध स्थानों पर केंद्रीय और प्रांतीय सरकार के जो दोहरे कर्मचारी हो गए। इसमें इस मितव्यता में प्रांतीय और केंद्रीय सरकार के जो दोहरे कर्मचारी होंगे उनको क्या मिलेगा, इस विविध स्थानों पर केंद्रीय और इस मितव्यता का मतलब क्या हुआ कि जो केंद्र की सरकार होगी और जो स्थानीय सरकारें होंगी, कौन, केंद्र की सरकार और स्थानीय सरकार के दोहरे कर्मचारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, शासन में मितव्यता बनी रहती। ठीक है, इस मितव्यता का मतलब यही हुआ कि विविध स्थानों पर केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकार के दोहरे कर्मचारियों को नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें शासन में मितव्यता बनी रहती है। छठवां पॉइंट है कि छोटे जो देश होंगे उनके लिए बहुत उपयुक्त है, कौन, एकात्मक शासन प्रणाली। छोटे देशों के लिए, जो छोटे देश होंगे, छोटे देशों के लिए उपयुक्त, ठीक है, छोटे देशों के लिए उपयुक्त क्यों है? एकात्मक शासन जब होता है तो छोटे देशों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। क्यों सिद्ध होता है? क्योंकि उनमें सब भेद समाप्त करके संगठन और एकता स्थापित कर दी जाती है। क्या? उसमें सारे भेद समाप्त करके संगठन की एकता स्थापित कर दी जाती है। इसलिए छोटे देशों के लिए एकात्मक शासन प्रणाली बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। ठीक है, संगठन की सरलता एक नेक्स्ट है कि संगठन की सरलता। सातवां क्या हो गया इसका? संगठन की सरलता। ठीक है, संगठन की सरलता का मतलब क्या हुआ कि जब एकात्मक शासन होगा तो संगठन की दृष्टि से एकात्मक शासन जो होगा बहुत सरल होता है। कौन? संगठन की दृष्टि से एकात्मक शासन बहुत सरल हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस संगठन में पर्याप्त परिवर्तनशीलता भी रहती है। क्या रहती है? पर्याप्त परिवर्तनशीलता। किसमें? एकात्मक शासन प्रणाली में। जब एकात्मक शासन बहुत सरल हो जाता है तो वहां पे पर्याप्त परिवर्तनशीलता भी रहती है। केंद्रीय सरकार जो अपने आवश्यकता के अनुसार शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती। ठीक है, तो केंद्र की सरकार होगी, जो एकात्मक शासन होगा उसमें जो केंद्रीय सरकार होगी अपने आवश्यकता के अनुसार किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। ठीक है,
तो इसके एकात्मक शासन के लक्षण में क्या क्या होगा? प्रशासन में एकता होती है, संकट काल के समय सारी शक्तियां जो राज्य के पास भी होती है उसे छीनकर केंद्र के पास दे दी जाती है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता इसलिए उपयोगी है कि जब राज्य और केंद्र के बीच अच्छे संबंध नहीं होंगे तो उस राज्य का क्या विकास होगा और उस देश का क्या विकास होगा। इसलिए राष्ट्रीय एकता बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि उसमें विकास लाने के लिए आपसी संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट है इकहरी नागरिक। ठीक है, नागरिकता कौन सी? इकहरी एकात्मक शासन प्रणाली में इकहरी नागरिकता होती है। पांचवा मितव्यता और छठवां जो हो गया छोटे देशों के लिए उपयुक्त। मितव्यता का मतलब ये हुआ जो केंद्र की सरकार होगी और जो स्थानीय सरकारें होंगी उसमें दोहरे कर्मचारियों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होती, शासन में मितव्यता बनी रहती है। ठीक है, छठवां हुआ छोटे देशों के लिए उपयुक्त। छोटे देशों के लिए क्यों उपयुक्त है? एकात्मक शासन जो होगा छोटे देशों के लिए बहुत उपयुक्त और बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि उनमें सब भेद समाप्त करके संगठन और एकता स्थापित कर दी जाती है, उसमें एकता स्थापित हो जाती है। ठीक है, सातवां हुआ हमारा संगठन की सरलता। संगठन की सरलता से मतलब यह हुआ कि संगठन की दृष्टि से एकात्मक शासन बहुत सरल होता है। सरल इसलिए होता है क्योंकि उसमें केंद्र ही सर्वे सर्वा होती है, किसी भी राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए संगठन की सरलता बहुत आसान हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि केंद्र की सरकार को किसी भी क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन करना होगा तो वह आसानी से कर सकती है। ठीक है, तो यहीं पे ये संघात्मक और एकात्मक संघात्मक शासन क्या हुआ और एकात्मक शासन क्या हुआ उसके लक्षण समाप्त हुए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करिए और बने रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।